स्टडी सीट। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जानेंगे कि कैसे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कैसे शेप होती चली गई, क्या उसमें डिक्लाइन देखने को मिला या फिर उसमें इंक्रीजमेंट हुई, वर्ल्ड इकोनॉमी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, उसके बारे में हम जानेंगे। कैसे ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो कैसे शेप ले रही थी, उसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। By the 19th century, the world economy became increasingly interconnected. 19th सेंचुरी आते आते हमने देखा था कि मूवमेंट बहुत होने लगा था, गुड्स का मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट, कल्चरल एक्सचेंज, इस टाइप से वर्ल्ड जो है इंटरकनेक्टेड हो गया था। यानी अलग अलग कॉर्नर्स जो है वर्ल्ड के, अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो सब कनेक्टेड फील कर पा रही थी, वो सब कनेक्ट होती जा रही थी। अब 19th सेंचुरी में ही इकोनॉमी भी, वर्ल्ड इकोनॉमी भी एक तरह से इंटरकनेक्टेड हो गई थी। अलग अलग कंट्रीज ने मिलके एक ग्लोबल मार्केट बनाया और उस ग्लोबल मार्केट की मदद से काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। तो ये जो ग्लोबल मार्केट है इसने वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ज्यादा शेप दिया है और उसी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे ये वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो शेप होती चली गई, कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी बनती चली गई, डेवलप होती चली गई। 3 मेन फ्लोज क्रिएटेड दिस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। 3 ऐसे मेन फ्लोज थे, यानी फ्लोज यानी मूवमेंट हो रहा है, तो फ्लोज यानी मूवमेंट जो है, ऐसे कुछ 3 मेन मूवमेंट्स थे, कुछ 3 मेन फ्लोज थे जिनके थ्रू ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्लोबल लेवल पे चल रही थी। कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड थी, डिफरेंट कंट्रीज कैसे कनेक्टेड थी, उसके पीछे कुछ 3 मेजर फ्लोज थे। कौन से? फ्लो ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, ट्रेड होगा तो वर्ल्ड कनेक्टेड होगा ही होगा, साथ में लोगों का भी मूवमेंट हो रहा है। और कैपिटल यानी इनकम का भी फ्लो देखने को हमें मिल रहा है, कैपिटल यानी मनी का फ्लो हमें देखने को मिल रहा है एक जगह से दूसरी जगह। और इसी टाइप से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं उनमें हमें मेजर ये 3 फ्लोज देखने को मिलते हैं। 3 चीजों का मूवमेंट होता है, लोगों का, और लोग अकेले नहीं जाएंगे, वो गुड्स लेके जाएंगे, ट्रेड करेंगे, और ट्रेड करेंगे तो उनके पास इनकम भी जनरेट होगी। तो ये 3 मेजर फ्लोज हैं जो हमें देखने को मिलते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी में, सिस्टम में। फ्लो ऑफ गुड्स, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द 19th सेंचुरी। अब गुड्स का कैसे फ्लो हो रहा है? फ्लो ऑफ गुड्स, अब क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड जब चल रहा था 19th सेंचुरी में, तो 19th सेंचुरी में इंटरनेशनल लेवल पे यानी हर कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही थी 19th सेंचुरी में, तो ऐसे वर्ल्ड कनेक्टेड था। अब जब ट्रेड करोगे तो ट्रेड करने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है? गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये एक तरह से बेस है ट्रेड का। एक जगह से गुड्स का फ्लो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है और गुड्स दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो 19th सेंचुरी में ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वर्ल्ड एक तरह से बहुत ज्यादा वर्ल्ड के अलग अलग इकोनॉमीज, अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो ट्रेड कर रही थी, अपने ट्रेड को बूस्ट कर रही थी, अपनी इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी। तो उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर रहे थे और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा 19th सेंचुरी के टाइम पे। ब्रिटेन emerged as the world's leading industrial nation। और ब्रिटेन, यहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और उसके बाद यही इंडस्ट्रीज दूसरे देशों में जाकर के सेटअप होने लगी। लोगों को जो इंडस्ट्रीज का आइडिया है वो कहाँ से मिला? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन एक ऐसा, एकमात्र कह सकते हैं, एक लौता एक ऐसा देश था जो जिसने सबसे पहले इंडस्ट्रीज को एक्सपीरियंस किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहाँ पे हुआ और जहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्री सेटअप हुई वो ब्रिटेन था। और ब्रिटेन जो है वो वर्ल्ड का एक तरह से लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन बन गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई ब्रिटेन में, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा काम इंडस्ट्रीज में चल रहा था। सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा था ब्रिटेन में। ब्रिटेन एक तरह से कह सकते हैं पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से आगे चल रहा था। एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ब्रिटेन क्या कर रहा था, छोटा सा देश है तो वो वहां पे नॉर्मल सी बात है, रॉ मटेरियल्स वहां नहीं उतने मिल पाएंगे, तो वो क्या करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। तो एक्सपोर्ट किन चीजों का करते थे, वो
जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जो भी उन्होंने फाइनल गुड्स तैयार किए हैं अपनी कंट्री में, अपनी इंडस्ट्रीज में, उन्हें एक्सपोर्ट किया करते थे। टेक्सटाइल्स यानी कपड़े भी बना करके वो एक्सपोर्ट किया करते थे। Imported food grains, raw materials from colonies like India, Egypt, USA। और इम्पोर्ट क्या करा करते थे? अब चलो यहाँ पे अपने कंट्री में फाइनल गुड्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो भी ये गुड्स बना रहे हैं, फाइनल गुड्स बना रहे हैं, उसमें रॉ मटेरियल्स इन्हें चाहिए। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इनके देश में, इनकी कंट्री में उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनानी स्टार्ट करी, यानी दूसरे देशों पे अपना रूल एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया और उन कॉलोनीज से वो रॉ मटेरियल्स अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवाया करते थे। तो इंडिया, यूएसए, चाइना, इजिप्ट, ये सारे जो एरिया थे वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में आया करते थे, ब्रिटिश कॉलोनीज थे, और यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाए जाते थे ब्रिटेन। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हुआ करते थे, यानी कि जो भी फाइनल गुड्स बन रहे हैं उनके इंडस्ट्रीज में, वो ला करके ग्लोबल मार्केट यानी इंडिया, चाइना, जहां से वो रॉ मटेरियल्स लेके गए थे, उन्हीं की मार्केट में ले जा करके वो बेच दे रहे थे। अब इंडिया में जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं, ब्रिटेन पहुंचा रहे हैं, तो हम लोग एक तरह से मान लो 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें 100 रुपए मिल रहे हैं अपने गुड्स ब्रिटेन में बेच करके। लेकिन ब्रिटेन के जो लोग हैं वो फाइनल गुड्स बना करके हमारी कंट्री में बेच दे रहे हैं, हमारी कंट्री में सेल कर रहे हैं करीबन 1000 रुपीज का। तो हमें मिल रहे हैं 100 रुपीज उनकी कंट्री से, और उन्हें हमारी कंट्री से 1000 रुपीज मिल रहे हैं। तो हमारी कंट्री से ज्यादा पैसा जा रहा है और हमारे पास कम रहा था पैसा। इस वजह से क्या हुआ, इंडिया को इकोनॉमिक डिक्लाइन भी फेस करना पड़ा, यानी हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन में चली गई थी, क्योंकि जितना पैसा हमारी कंट्री से जा रहा है उसका 10% भी हमारी कंट्री में आ नहीं रहा है। यानी हम लोग, हमारी कंट्री में पैसा कम आ रहा है लेकिन हम पे ज्यादा कर रहे हैं, पैसा कम आ रहा है हम दे ज्यादा रहे हैं ब्रिटेन को। तो इस टाइप की कंडीशन हो गई थी। By 1890, about 25% of Britain's wheat imports came from the USA, Canada and Argentina। अब ब्रिटेन में जितना भी व्हीट हुआ करता था, 1890 आते आते क्या हो गया, ब्रिटेन क्या करता था, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करवाया करता था दूसरे देशों से, अपनी कॉलोनी से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करवाता था ब्रिटेन। तो 1890 में जो ब्रिटेन है वहां पे जितना भी टोटल व्हीट होता था, उसमें से 25% व्हीट तो सिर्फ यूएसए, कनाडा और अर्जेंटीना से इंपोर्ट करवाया जाता था। इतना ज्यादा अमाउंट जो है व्हीट का वो इंपोर्ट करवाया करता था ब्रिटेन बाय 1890। फ्लो ऑफ पीपल, ये हमने देखा कि गुड्स का फ्लो हो रहा है, यानी ट्रेड बढ़ रहा है। लेकिन ट्रेड करने के लिए कौन चाहिए, लोगों की जरूरत है, लोगों की जरूरत है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे लोगों का भी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। लार्ज स्केल माइग्रेशन इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा हमें माइग्रेशन देखने को मिला। लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। टू काइंड्स ऑफ माइग्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब माइग्रेशन भी दो तरह के होते हैं, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। तो ये जो माइग्रेशन है वो भी हमें 2 टाइप्स का देखने को मिलता है। कौन कौन सा, एक होता है वॉलंटरी और फ्री माइग्रेशन, यानी जब हम अपनी मर्जी से माइग्रेट कर रहे हैं, फ्री माइग्रेशन, हम पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जा सकते हैं, हम अपनी मर्जी से माइग्रेट कर सकते हैं वॉलंटरीली, यानी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से हम माइग्रेट कर सकते हैं। तो वो हो गया फ्री माइग्रेशन और वॉलंटरी माइग्रेशन। ये वॉलंटरी माइग्रेशन में एग्जाम्पल के तौर पे हम किसे देखेंगे, यूरोपियंस को, क्योंकि यूरोपियंस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, बल्कि उन्होंने दूसरे लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। यूरोपियंस ने ही निकल के अलग अलग एरियाज में अपनी कॉलोनीज बनाई थी, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज को कॉलोनीज बना लिए उन्होंने अपनी। वो तो खुद राजाओं की तरह जहां उनका जब मन कर रहा है वो आ जा रहे हैं, लेकिन बंदिशें किस पे थी, रिस्ट्रिक्शंस किस पे थी, उनके कॉलोनीज के लोगों पे, यानी कॉलोनियल पीपल पर। फोर्स्ड माइग्रेशन, यानी किसी को जबरदस्ती माइग्रेट करवाया जा रहा है, किन्हें, इंडेंजर्ड लेबरर्स को। अब जैसे टी प्लांटेशंस इंडिया में लगाए गए थे, तो टी प्लांटेशंस में क्या था, चाय के जो बागान लगाए गए थे असम में, इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से जबरदस्ती लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के
उन्हें असम ले जाया जाता था और वहां पे लोगों को पता चलता था कि हमें इतनी भी आजादी नहीं है कि हम अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट रख सकें। वो उन टी प्लांटेशन को छोड़ के जा नहीं सकते थे, टी प्लांटेशन से बाहर नहीं जा सकते थे, ये उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, ये रूल्स बनाए गए थे। तो इस टाइप से लोगों को जबरदस्ती फोर्सफुली माइग्रेट करवा लिया जाता था और उसके बाद उनसे काम इतना करवाया जाता था कि उन्हें अपनी फैमिली के लिए भी टाइम ना मिले और उन लोगों को एक तरह से जाने भी नहीं दिया जाता था उनके फील्ड से बाहर। तो इस टाइप से जबरदस्ती जब माइग्रेट करवाया जा रही है, तो हमने अपनी कंट्री के लेवल पे देखा था, लेकिन इंडिया से, अफ्रीका से काफी सारे लेबरर्स को यानी काफी सारे लोगों को ले जाया गया काम करवाने के लिए ब्रिटेन में। और वहां पे उनसे क्या काम करवाए जा रहे थे? कंस्ट्रक्शन साइट्स का काम करवाया जा रहा है। उन्हें लोगों को जबरदस्ती ले जाया गया, उनकी इच्छा नहीं थी, उसके बाद भी उन्हें ले जाया गया। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे उनसे काम करवाया जा रहा है, रेलवेज बन रहे हैं तो वहां पे उन लोगों को स्लेव्स की तरह काम करवाया जा रहा है उन लोगों से। और कंस्ट्रक्शन साइट्स ही नहीं, माइंस जहां पे बहुत खतरा होता है, जमीन के अंदर से हमें ओर्स निकालने होते हैं, जहां इतना खतरा होता है वहां पे ब्रिटिशर्स खुद ना जा करके अफ्रीका और इंडिया से स्लेव्स मंगा रहे हैं कि उन लोगों से ये अपना काम करवा सके। तो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी इन इंडेंचर्ड लेबरर्स को। इंडेंचर्ड लेबरर्स एक तरह से हम बॉन्डेड लेबर भी कह सकते हैं, यानी बंधुआ मजदूर। उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए जाते थे कि आपको इतने समय तक हमारे लिए काम करना है, और उन लोगों को एक तरह से ब्रिटिशर्स एडवांस में पेमेंट भी कर दिया करते थे। अब जब लोगों के पास इनकम नहीं है, लोग गरीब हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया करते थे कि कम से कम कुछ इनकम तो आ रही है हमारे पास। तो लोगों के साथ उनके एक तरह से मजबूरी का फायदा उठा के ब्रिटिशर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया करते थे और उसके बाद उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ करता था। तो यूरोपियंस वो हैं जो अपनी मर्जी से जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं, वो फ्रीली माइग्रेट कर रहे थे। लेकिन इंडेंचर्ड लेबरर्स जो हैं उन्हें फोर्सफुली माइग्रेट करवाया जा रहा था। फ्लो ऑफ कैपिटल, अभी हमने देखा गुड्स का कैसे फ्लो हो रहा है, लोगों का मूवमेंट कैसे हो रहा है। अब कैपिटल यानी मनी का भी हमें फ्लो देखने को मिल रहा है। पैसा भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। कैसे? अब जब लोग ट्रेड करेंगे तो लोगों के कुछ लोग होंगे जो इनकम जनरेट करेंगे, कुछ लोग होंगे जो इनकम मतलब जो पैसे पे करेंगे। तो इस टाइप से हमें इनकम का फ्लो देखने को मिलता है, मनी का फ्लो देखने को मिलता है। ह्यूज यूरोपियन इन्वेस्टमेंट्स इन कॉलोनीज, और सिर्फ ट्रेड के ही थ्रू नहीं, यूरोपियन कॉलोनीज जो थी, यानी ब्रिटिशर्स ने जैसे कॉलोनी बना रखा था। बेस्ट एग्जांपल हमारे लिए अपनी कंट्री है इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे यूरोपियंस जो है उन्होंने यहाँ पे आकर के हमें कॉलोनी बनाया और उसके बाद हमारे ही देश में इन्वेस्टमेंट्स भी करी। अब इन्वेस्टमेंट उन्होंने किन सब फील्ड में करी थी? कैपिटल इन्वेस्टेड इन रेलवेज, प्लांटेशंस, माइंस एक्सेट्रा। उन्होंने काफी अलग अलग फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स करी, पैसा लगाया, रेलवेज कंस्ट्रक्ट करवाए। हमें भी पता है रेलवेज ब्रिटिशर्स ने ही बनवाए थे, तो रेलवेज का कंस्ट्रक्शन ब्रिटिशर्स ने करवाया। माइंस बनवाई, यानी आयरन ओर्स वगैरह निकालने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना लोगों को सिखाया, माइनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करना लोगों को सिखाया गया। और प्लांटेशन फील्ड्स लगाई, यहाँ पे चाय के बगान, कॉफी के भी प्लांटेशंस लगाए, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स के प्लांटेशन फील्ड्स लगवाए ब्रिटिशर्स ने। तो इन सब जगहों पे ब्रिटिशर्स इन्वेस्ट कर रहे थे, पैसा लगा रहे थे। अब उनका मोटिव ये नहीं था कि हमारा डेवलप करना है उन्हें, उनका एक मोटिव था, उनका एक ही मोटिव था कि उन्हें खुद का डेवलपमेंट करना है, उन्हें खुद के लिए इनकम जनरेट करनी है। अब ये कैसे होगा कि वो हमारी कंट्री में पैसा लगा रहे हैं और इनकम उनके पास जाएगी, उनकी जनरेट होगी? क्योंकि जो इन्होंने रेलवेज बनाए, तो रेलवेज उन्होंने अपना काम इजी करने के लिए बनाए थे। इनलैंड से, यानी इंडिया के जो सेंट्रल रीजन है वहां से उन्हें अगर सी कोस्ट यानी समुद्र के किनारे तक अगर गुड्स ले जाने हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी अपनी कंट्री में ले जाने के लिए, इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, ब्रिटेन में इंपोर्ट करने के लिए, अगर उन्हें सी कोस्ट तक ले जाना है गुड्स को, तो रेलवेज का बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था। रेलवेज बहुत हेल्पफुल हुआ करते थे। इनलैंड से यानी सेंट्रल एरिया से रेलवेज आया करते थे, वहां पे उनमें सारा जो गुड्स है, जो भी गुड्स बना, रॉ मटेरियल्स, जो भी गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं वो भर दिए जाते थे। और उसके बाद जो रेलवेज हैं, जो ट्रेन्स हैं, वो सब सी कोस्ट तक
एक तरह से वहां पे रोका जाता था, स्टेशंस बना दिए जाते थे, वहां ट्रेन रुकती थी, तब सारा जो सामान है वो वहां से अनलोडेड किया जाता था, फिर ले जाया जाता था सी कोस्ट तक और उसके बाद शिप्स में ले जा करके लोड कर दिया जाता था सारे गुड्स को। तो इस टाइप से अपना काम आसान बनाने के लिए ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे रेलवेज का कंस्ट्रक्शन करवाया, माइंस का कंस्ट्रक्शन, माइंस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों करी, क्योंकि माइंस में से जो भी ओर्स वगैरह निकल रहे हैं, मान लो उन्होंने टेक्नोलॉजी लगा दी, टेक्नोलॉजी जितनी भी उन्होंने हमें दी है, जितना भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो ज्यादा से ज्यादा 10,000 फॉर एग्जाम्पल मान के चलो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अगर माइनिंग है, जो खुदाई है, उसमें अगर ऐसे ओर्स निकल रहे हैं, गोल्ड निकल रहा है, सिल्वर निकल रहा है, प्रेशियस मेटल्स निकल रहे हैं, तो 10,000 क्या 10 लाख से भी ज्यादा उन्हें बेनिफिट मिल जाया करता था। इस टाइप से वो अपना काम आसान करने के लिए और खुद ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और सिर्फ हमारी ही नहीं, जितने भी एरियाज को उन्होंने कॉलोनीज बना रखा था वहां वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। स्ट्रेंथन यूरोप्स कंट्रोल ओवर कॉलोनीज। अब इसी की वजह से जब यूरोपियंस इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो एक तरह से ज्यादा अपना प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, तो क्या हो रहा था कि इस टाइप से यूरोपियंस जो थे उन्होंने अपना कंट्रोल और ज्यादा मजबूत कर लिया था अपनी कॉलोनीज पे, इन्वेस्टमेंट करके वहां से और ज्यादा जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं सब ब्रिटिशर्स अपने देश में ले गए, ब्रिटेन ले गए, और इसी की वजह से उनका कंट्रोल भी और मजबूत होता चला गया। लोग भोले थे, उन्हें लग रहा था कि ब्रिटिशर्स हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट करवा रहे हैं, हमारे लिए भी काम कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स ने जो किया वो सिर्फ अपने लिए किया था, अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए किया था, वो उनका सेल्फिश मोटिव था उसके पीछे। तो इस टाइप से यूरोपियंस का कंट्रोल हमें और ज्यादा मजबूत होता दिखा उनकी कॉलोनीज पे। तो ये अभी तक हमने जाना कि कैसे लोगों का फ्लो होता चला गया, मूवमेंट्स होते चले गए, लोगों का ही नहीं, हमने देखा 3 टाइप के मूवमेंट्स हुए थे। इकोनॉमिक सिस्टम की अगर बात करें 19th सेंचुरी में जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें मेनली 3 चीजों का फ्लो हो रहा था। किसका? गुड्स का। गुड्स तो इम्पोर्टेंट है ही, ट्रेड करना है तो ट्रेड किस चीज का करोगे, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होना चाहिए, गुड्स तो होने चाहिए, तभी तो ट्रेड कर पाओगे। तो गुड्स का फ्लो हमें देखने को मिला, और फिर हमें लोगों का भी फ्लो देखने को मिला। 2 टाइप के माइग्रेशन होते हैं, लोग माइग्रेट करते हैं, लोगों का मूवमेंट होता है, लेकिन 2 टाइप्स के होते हैं माइग्रेशन भी। एक वो जब हम अपनी मर्जी से फ्रीली माइग्रेट कर रहे हैं, वो फ्री माइग्रेशन और वॉलंटरी माइग्रेशन, और जहां पे हमें फोर्सफुली माइग्रेट करवाया जा रहा है वो फोर्स माइग्रेशन। और फोर्स माइग्रेशन में बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था इंडेंचर्ड लेबरर्स का। देन हमने देखा फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल मनी का भी फ्लो हो रहा है, पैसे का भी फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ट्रेड में तो ये सब हो ही रहा है, मनी का फ्लो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यूरोपियंस ने, मतलब हमें एक और तरह से फ्लो कैसे देखने को मिला, यूरोपियंस अपना पैसा, जो ब्रिटेन में जो पैसा जनरेट हो रहा है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कॉलोनीज में। तो इस टाइप से लोगों का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, और कैपिटल का भी फ्लो हो रहा है। तो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ न्यू रीजन्स के बारे में, यानी नए नए एरियाज में, नए नए इलाकों में, रीजन्स में कैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ा। यूरोप में तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, वो यहाँ से रिसोर्सेज ले जा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स ले जा रहे हैं और अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं यूरोप में रह करके। तो इस टाइप से उनका तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, लेकिन अब दूसरे अलग अलग एरियाज का भी डेवलपमेंट होगा, और वो कैसे, वो जानते हैं। New agricultural frontiers open in America, Australia and New Zealand. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे इन सब जगहों पे काफी सारे नए एग्रीकल्चरल फील्ड्स बनाने लगे लोग, एग्रीकल्चरल फ्रंटियर्स, यानी कि अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की जो टेरिटरी थी वो एक्सपैंड करने लगी। ज्यादा से ज्यादा लोग अब एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, फार्मिंग करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में अब रिसोर्सेज बाहर से दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाए जा रहे थे, तो उन्हें जो दूसरे देश के जो भी फार्मर्स थे उन्हें इसमें एक अपना बेनिफिट दिखा, उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखी कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम अपने क्रॉप्स को ब्रिटेन में सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
और उससे हमारी इनकम भी अच्छी खासी जनरेट हो जाएगी। इसीलिए लोगों ने क्या किया, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना शुरू किया। स्पेशली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एग्रीकल्चरल फ्रंटियर्स बढ़ने लगे, यानी कि एक तरह से लोग ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग करने लगे। Large tracts of land were cleared by settlers for cultivation. अब काफी ज्यादा जो लैंड है उसे क्लियर कर दिया गया, जैसे पेड़ वगैरह काट दिए गए, वहां पे उस जमीन को एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए एक तरह से पूरा रेडी कर दिया गया। पेड़ काटे गए, साफ सफाई करी गई, जैसे थोड़ी बहुत रूट्स रह जाती हैं जमीन के अंदर, उन सबको साफ किया गया, टिलिंग की गई, काफी ज्यादा लैंड को एकदम क्लियर करके एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। ये कर कौन रहा था? यूरोपियंस। हमने देखा था कि यूरोपियंस जो हैं वो जाके सेटल होने लगे थे कहाँ पे? अमेरिकाज में। वो यूरोप में रह करके अपना एक तरह से अपना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अमेरिकाज में कम लोग रहते हैं, कॉन्टिनेंट जो है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, वहां पे कम लोग रहते हैं, तो यूरोपियंस ने डिसाइड किया कि हम लोग वहां पे अमेरिकाज में जाएंगे, वहां पे अच्छा खासा अपना प्लांटेशन फील्ड्स पे काम करेंगे और जो भी प्रोडक्शन होगा वो ला करके हम यूरोप में सेल कर देंगे। इस टाइप से अपना लाइफस्टाइल, इस टाइप से हम अपना लाइवलीहुड चलाएंगे, हम अपनी लाइफस्टाइल इस टाइप से जिएंगे। तो इसलिए यूरोपियंस यूरोप से मूव करके अमेरिकाज में शिफ्ट हो गए थे, वहां सेटल हो गए थे। अब यही यूरोपियंस क्या कर रहे हैं, वहां पे लैंड्स को क्लियर कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जो नेचर है उसे खत्म कर रहे हैं और उसके बाद उसे एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं और देन वहां पे अपनी फार्मिंग कर रहे हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। बार बार एक ही चीज आएगी, प्रॉफिट। यूरोपियंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। यूरोपियंस ने जो कुछ भी किया सब अपने प्रॉफिट के लिए किया। तो उन्होंने क्या किया, ये जो कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हमें देखने को मिला अमेरिकाज में, और ज्यादा से ज्यादा लोग फार्मिंग करने लगे, तो ये वही यूरोपियंस थे जिन्होंने इस फार्मिंग को और ज्यादा एक्सपैंड किया और ज्यादा से ज्यादा लैंड को क्लियर करके एग्रीकल्चरल फील्ड्स में कन्वर्ट किया। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग, और यहां से हमें देखने को मिला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग, यानी हम लोग खेती कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, कि जितना भी प्रोडक्शन हो, जितने भी क्रॉप्स हम हार्वेस्ट करेंगे, जितना भी प्रोडक्शन होगा उसे हम एक्सपोर्ट कर देंगे, यानी बाहर जाके अपने देश से, अपने कंट्री से बाहर जाकर के उसे सेल कर देंगे। तो उस एक्सपोर्ट से जो उन्हें प्रॉफिट होगा उसके लिए ये फार्मिंग कर रहे थे। इसको कहा गया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग, यानी आप अपने यूज के लिए, अपनी कंट्री में सेल करने के लिए नहीं, एक्सपोर्ट करने के लिए जब फार्मिंग कर रहे हो, जो भी आपका प्रोडक्शन आ रहा है उसको आप एक्सपोर्ट कर दे रहे हो, तो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया जो है उसने वूल सप्लाई करी ब्रिटेन को। देन अर्जेंटीना जो है उसने मीट प्रोवाइड किया, मीट सप्लाई किया ब्रिटेन को, फ्रांस को, जर्मनी को। ये यूरोपियन नेशंस को अर्जेंटीना ने मीट सप्लाई किया। तो इस टाइप से हमें देखने को मिला कि एक्सपोर्ट करने के लिए लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माइंडसेट हमें उनका देखने को मिल रहा है, यानी ऑस्ट्रेलिया में शीप्स को लोग, भेड़ को लोग इसलिए पाल रहे हैं जिससे कि उनका ऊन, उनका जो वूल है वो ब्रिटेन में सप्लाई कर सके और उससे पैसा अर्न कर सके। तो एक्सपोर्ट करने के माइंडसेट के साथ लोग उन शीप्स को पाल रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अर्जेंटीना में मीट, जो भी जैसे शीप्स, गोट का जो मीट है, गोट, चिकन, जो भी एनिमल्स का जो मीट खाया जाता है, बीफ, ये सब जो मीट है, डिफरेंट टाइप्स के सारे जो वैरायटी के मीट्स हैं, उन्हें सप्लाई किया जा रहा था यूरोपियन नेशंस को। कौन कर रहा था? अर्जेंटीना। तो वो एनिमल्स को चाहे पाल रहे हो या फिर उनका शिकार कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें और उससे पैसा अर्न कर सकें। तो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माइंडसेट हो गया था लोगों का, इसलिए वो अपना और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे, जिससे वो अपने जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसे वो सेल कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें और प्रॉफिट अर्न कर सकें। इंडिजिनस पीपल वर ऑफन डिस्प्लेस्ड और किल्ड। अब हमने देखा था कि यूरोपियंस आके सेटल हो गए थे वहां पे, तो जो वहां के इंडिजिनस लोग थे, अमेरिका के जो नेटिव थे, यानी वहां पे जो शुरू से रह रहे जो लोग थे, उन लोगों को यूरोपियंस ने
साइडलाइन करना शुरू कर दिया। उन लोगों को उनकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया गया और काफी लोगों को, काफी जो नेटिव अमेरिकन थे उनको मार दिया गया। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस को ज्यादा से ज्यादा लैंड चाहिए थी और वो अपनी लैंड नहीं छोड़ सकते थे अमेरिकन्स। अब अमेरिकन्स जो थे वो भी अपने नेचर पे डिपेंडेंट थे, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वो नेचर पर, प्रकृति पर डिपेंडेंट थे। लेकिन अब उनसे अगर उनका घर छीना जाएगा तो वो शांत थोड़ी बैठेंगे। तो इसी वजह से यूरोपियंस ने सीधा इन्हें मारना शुरू किया, डिस्प्लेस करना शुरू किया और इस टाइप से उन्होंने अपना एरिया, मतलब अपने एरिया का एक्सपेंशन किया। यूरोपियंस ने अमेरिका गए, वहां भी जो अमेरिकन लोग थे उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया। यूरोपियंस ने उन्हें मारा, काफी लोगों को मारा। पहली बात तो डिसीजेस ने ही काफी ज्यादा नेटिव लोगों के, मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स की जान ले ली थी स्मॉल पॉक्स ने। लेकिन अब यूरोपियंस जो है उन्होंने सिर्फ अपने रॉ मटेरियल्स के लिए इन नेटिव अमेरिकन्स को साइडलाइन करना शुरू किया, इग्नोर करना शुरू किया। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी ये हमने देखा कि कैसे नए नए रीजन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट कैसे? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, सेल करोगे, उससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है, तो ओवरऑल आपका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस टाइप से अलग अलग एरियाज में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ लोगों ने फार्मिंग करना, प्रोडक्शन, जो कुछ भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे हंटिंग गैदरिंग का हो, जो कुछ भी काम वो कर रहे हैं, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ उन्होंने अपना काम करना शुरू किया और इसी के थ्रू, इसी माइंडसेट की वजह से अलग अलग रीजन्स का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का रोल भी हमें देखने को मिलता है 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी से टेक्नोलॉजी डेवलप होना शुरू हो चुकी थी। इंडस्ट्रियल एडवांसेस श्रैंक डिस्टेंसेस एंड बूस्टेड ग्लोबल ट्रेड। इंडस्ट्रियल एडवांसेस यानी जब हमने एक तरह से इंडस्ट्रीज और ज्यादा एडवांस होती चली गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स बनने लगी, तो उससे क्या हुआ, जो डिस्टेंसेस है ग्लोबल ट्रेड करने में, जो भी डिस्टेंस है एक देश का दूसरे देश के साथ जो भी ट्रेड हो रहा है, तो उसके बीच में, इन दोनों देशों के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसे कम कर दिया था इन इंडस्ट्रियल एडवांसेस ने। अब वो कैसे? ऐसा नहीं है कि अलग अलग देश पास में आ गए थे, नेबर्स बन गए थे, नहीं। यहाँ पे क्या हुआ है, अब आप सोचो अगर आपको पैदल जाना है, मैं बोलूं जम्मू कश्मीर से केरला आपको जाना है, पूरा इंडिया आपको कवर करना है, एक कोने से दूसरे कोने में जाना है, तो आपको हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, क्या पता 3 महीने भी लग जाएं। लेकिन चाहे आप एरोप्लेन से जाओ, चाहे आप फ्लाइट के टिकट लो, चाहे आप रेलवेज की हेल्प लो, आप इजीली कम समय में केरला तक पहुंच जाओगे। यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का जो सफर है आप कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में तय कर लोगे। तो इससे क्या हुआ है कि आपको और ज्यादा इजी हो गया है मूव करने में। आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम में जा सकते हो, बिना टाइम वेस्ट किए इजीली आप मूव कर सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। तो टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, वैसे वैसे ये जो डिफरेंट एरियाज थे उनके बीच की दूरी भी कम होने लगी। यानी अब लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लिया करते थे, वो भी कम टाइम में। रेलवेज एंड steamships enabled faster movement of goods and people। अब रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ, स्टीमशिप्स का डेवलपमेंट हुआ। जब ये स्टीमशिप्स बन गई, रेलवेज बन गई, तो इससे क्या हुआ कि जो भी गुड्स थे, जो भी चीजें हमें, जो भी प्रोडक्ट्स हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने हैं, उनके मूवमेंट में आसानी हुई। लोगों का भी मूवमेंट जो है वो काफी इजी बन गया। अब लोग और गुड्स यानी पीपल और गुड्स, ये सब एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम में ट्रैवल कर सकते थे, मूव कर सकते थे। रेफ्रिजरेटेड शिप्स 1870s में रेफ्रिजरेटेड शिप्स भी बन गई। ऐसी शिप्स जिनमें रेफ्रिजरेशन वाली फैसिलिटीज होती हैं, कूलिंग फैसिलिटीज होती हैं। अलाउड ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल आइटम्स लाइक मीट, फ्रूट्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने देखा था कि मीट भी भेजा जाता है। कौन भेजता है? अर्जेंटीना भेजता है यूरोपियन नेशंस को। तो अब मीट पेरिशेबल फूड है, यानी कि एक ऐसा फूड आइटम है जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो अगर आप मीट को अर्जेंटीना से आप ब्रिटेन तक भेज रहे हो, आपको अगर 3 महीने 4 महीने का टाइम लग रहा है, तो मीट तो खराब हो जाएगा। अब खराब मीट थोड़ी खाएंगे लोग। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेफ्रिजरेटेड शिप्स बनाई गई
उन शिप्स में कूलिंग फैसिलिटीज होती थी। अब जैसे हमने देखा रेलवे, स्टीम शिप्स ये सब आ गई हैं, तो अब हमारा ट्रांसपोर्ट तो इजी हो गया है। हम फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और जल्दी जा सकते हैं। लेकिन अब वो खाना जो भी हम ले जा रहे हैं, जो भी फूड आइटम्स हैं, वो खराब ना हो जाए, तो उसके लिए भी हमें कुछ फैसिलिटीज देनी थी। तो अब मान लो जो 3 महीने का सफर हुआ करता था पहले, अब वो हम 1 हफ्ते में या फिर 10 दिन में तय कर ले रहे हैं। तो ये जो मीट है वो बहुत जल्दी खराब होने लगता है, उसमें से स्मेल आने लगती है। तो 10 दिन तक ये मीट कैसे फ्रेश रहेगा? उसके लिए कूलिंग फैसिलिटीज चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए। ठंडे एरिया पे फ्रीज करके अगर हम रखते हैं फूड आइटम्स को, तो वो फ्रेश रहते हैं। तो मीट को अब रेफ्रिजरेटेड शिप्स में लोड करके ले जाया जाने लगा, और चाहे अब 1 हफ्ता लग रहा है, 10 दिन लग रहा है, लेकिन मीट एकदम फ्रेश रहा करता था। अपनी जो उनकी डेस्टिनेशन थी वहां पे वो मीट अनलोड किया करते थे और सेल कर दिया करते थे। फ्रेश मीट हुआ करता था एकदम। तो ये हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई, स्टीम शिप्स आई, रेलवेज आए, रेफ्रिजरेटेड शिप्स बनाए गए, और इनके थ्रू कैसे लोगों का मूवमेंट, गुड्स का मूवमेंट और ज्यादा इजी और फास्टर बन गया। नाउ इम्पैक्ट ऑन पीपल। अभी हमने इस टॉपिक में जितना कुछ भी देखा कि 3 मेजर फ्लोज हैं, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ पीपल एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। ये सब हमने देखा कि कैसे लोगों के मूवमेंट को इजी बनाया है टेक्नोलॉजी ने, और कैसे अलग अलग रीजन्स डेवलप होते चले गए, उनके बारे में हमने जान लिया। लेकिन अब ये सारी चीजें जो कुछ भी हो रही हैं इस टाइम पीरियड पे, उसका इम्पैक्ट लोगों पे कैसे पड़ रहा था। हमने ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट की बात कर ली, लेकिन इन सब का इम्पैक्ट लोगों पे क्या पड़ रहा था। यूरोपियंस, चीपर इंपोर्ट्स, बेटर डाइट एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स। यूरोपियंस जो है वो तो बहुत ज्यादा एक तरह से खुश थे। क्यों? क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ते दाम पे, चीप रेट पे इन्हें रॉ मटेरियल्स मिल जा रहे थे। अब रॉ मटेरियल्स सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, ये प्रोडक्शन, उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और फिर फाइनल गुड्स को थोड़े हायर रेट पे सेल कर दे रहे हैं ग्लोबल मार्केट में। तो इससे प्रॉफिट है यूरोपियंस का, प्रॉफिट यूरोपियंस को मिल रहा है। तो इनका जब इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो इनकी डाइट अब अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, इनके पास इनकम बहुत अच्छी आ रही है। अगर इनके पास पैसा है तो ये अच्छे ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के और अच्छे से अच्छे हेल्दी डाइट को फॉलो करेंगे। तो इनकी डाइट अच्छी होने लगी यूरोपियंस की, और यूरोपियंस जो हैं इनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बेटर होने लगे, यानी कि इनकी लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आया। ये लैविश लाइफस्टाइल जीने लगे। सिर्फ किस लिए? क्योंकि ये चीप रेट पे इंपोर्ट कर लिया करते थे और हाई रेट पे एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। तो जो बीच का प्रॉफिट है उसकी वजह से ये इतनी इनकम जनरेट कर लेते थे कि यूरोप की इकोनॉमी तो डेवलप कर ही रही थी, लेकिन यूरोप में ज्यादा से ज्यादा जो लोग रह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग रह रहे हैं, वो एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं। But some European farmers suffered due to cheap grain imports. लेकिन कुछ यूरोपियन फार्मर्स भी थे, यानी यूरोप में कुछ जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत बेकार भी थी। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कंट्री में फॉर एग्जांपल अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं फूड ग्रेन्स, हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं अपनी कंट्री में, तो हमारे देश का जो किसान है, हमारे जो फार्मर्स हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं एक बराबर है। क्योंकि जब बाहर से ये इंपोर्ट करवा ले रहे हैं खाना, तो हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है, जो हमारी क्रॉप्स हैं, उन्हें कौन खरीदेगा? और अगर कोई खरीदेगा भी तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बाहर से भी इंपोर्ट करवा लिया, यहाँ भी प्रोड्यूस हो गया। अब इतना सारा हमारे पास अमाउंट में अब हमारे पास इतने ज्यादा अमाउंट में फूड आइटम्स हैं, इसलिए किसान जो हैं उन्हें फेस करना पड़ा यूरोप में कि आप बाहर से इंपोर्ट करवा ले रहे हो, हमारे गुड्स का क्या, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे कौन खरीदेगा अगर आप बाहर से ही इंपोर्ट करवा लोगे कंट्री में। तो colonized regions like India became suppliers of raw materials and markets for European goods. हमने देखा यूरोपियंस की क्या कंडीशन थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, बस यूरोपियन फार्मर्स थोड़ा बहुत सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो भी हो रहा है, जो भी उनके क्रॉप्स हैं, उन्हें खरीदने वाले लोग कम हैं,
उन्हें खरीदने के लिए लोग कम हैं, और अगर लोग खरीदेंगे भी तो इंपोर्ट भी हो रहा है, यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे। उन्हें इतना फायदा नहीं हो रहा है फार्मर्स को जितना इंडस्ट्रियलिस्ट को हो रहा है, इसलिए फार्मर्स को सफर करना पड़ रहा था। लेकिन बाकी जो यूरोपियंस थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, वो सब एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहे थे। अब कॉलोनाइज्ड रीजन में यूरोपियंस ने जिन एरियाज को कॉलोनी बना रखा था, वहां पे लोग क्या सफर कर रहे थे, उन लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था इन सब चीजों का। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया। यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया ब्रिटिशर्स के लिए रॉ मटेरियल्स का सोर्स बन के रह गया था, और इंडिया ही मार्केट बन गया था ब्रिटिश गुड्स के लिए। यानी कि अब इंडिया से सारे रॉ मटेरियल्स ले जा रहे हैं ब्रिटिशर्स, और वहां पे प्रोडक्शन करके इंडिया में ही अपने बनाए हुए गुड्स प्रोडक्ट्स ला करके सेल कर दे रहे हैं। इंडिया के लोगों से ज्यादा पैसा खींच रहे हैं, रॉ मटेरियल्स भी ले जा रहे हैं, रिसोर्सेज भी ले जा रहे हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी तो डाउन हुई ही थी, साथ में हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे वो भी कम हो गए। लोकल इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड and indentured laborers suffered exploitation abroad। अब लोकल इंडस्ट्रीज जो थी, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, यहाँ पे हम हाथों से प्रोडक्शन किया करते थे, हाथों से बनाया करते थे, मशीन्स का यूज नहीं करते थे। इस वजह से जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी हाई रहती थी, क्योंकि हमारी मेहनत, हमारा टाइम, हमारा हार्डवर्क बहुत ज्यादा लग रहा था उस प्रोडक्शन में, इसलिए प्राइसेस थोड़े हाई रहा करते थे, ज्यादा रहते थे। तो लोकल, अब जैसे वहां ब्रिटेन से अब गुड्स लाए जा रहे हैं, तो हम जो भी गुड्स बना रहे हैं अपनी कंट्री में, जैसे खादी क्लॉथ बनाया जाता था, वो महंगा होता था। तो खादी, अगर हम खादी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स अपने यहाँ से मशीन्स के थ्रू बनाए हुए टेक्सटाइल्स यानी कपड़े ले आए हैं इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स के जो भी लाए हुए टेक्सटाइल्स हैं उनका रेट कम रहता था। क्यों? क्योंकि वो बल्क में कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया करते थे। तो अब उनकी मेहनत उतनी नहीं लग रही है, उनका उतना टाइम नहीं लग रहा है, इस वजह से उनके प्राइसेस थोड़े कम रहते थे। तो अब जब खादी की और ब्रिटिश टेक्सटाइल्स की बात आया करती थी, तो ज्यादातर लोग ब्रिटिशर्स के थ्रू लाए गए कपड़े ही पहना करते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के लाए हुए कपड़े सस्ते होते थे, और इंडिया में जो हम खादी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो जो खादी क्लॉथ है उसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो लोग सस्ते की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो लोगों ने क्या अफोर्ड किया? ब्रिटिशर्स के बनाए हुए टेक्सटाइल्स पहनने अफोर्ड किए, ब्रिटिश गुड्स को अपनाया, उन्हें खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप से लोकल इंडस्ट्रीज जो हैं उनका डिक्लाइन हो गया, लोकल इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, इंडिया की जो खुद की इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई, और इंडेंचर्ड लेबरर्स यानी यहाँ से जिन लोगों को फोर्सफुली ले जाया गया था बाहर, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जहां कहीं भी ले जाया गया था काम करवाने के लिए, उन लोगों के साथ बहुत मिसबिहेव किया गया, उन लोगों को गलत तरह से ट्रीट किया गया, उन पे बहुत रूल्स रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, एक तरह से बहुत टॉर्चर किया गया। तो ये सब हमने देखा कि कैसे अलग अलग लोगों पे, यूरोपियंस और जो कॉलोनाइज्ड रीजन्स थे, वहां के लोगों पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा था इन सब चीजों का। हमने इस टॉपिक में, ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक था, बड़ा टॉपिक था, लेकिन इसमें जानने के लिए भी बहुत कुछ था। ये एक स्टोरी है जो आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे शेप लेती चली गई। इकोनॉमी कैसे बनेगी? जब लोगों का फ्लो होगा, लोगों का मूवमेंट होगा, लोग अकेले थोड़ी मूव करेंगे, इकोनॉमी की ग्रोथ करवानी है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करनी है, तो गुड्स अपने साथ लेके चलेंगे, तो गुड्स का भी फ्लो देखने को मिलेगा, और इनकम, ये तो मेन है ही, मनी, उसका भी फ्लो हमें देखने को मिलेगा। तो ये तीन मेजर फ्लोज हैं इकोनॉमिक सिस्टम के। इन तीन चीजों का, लोगों का, गुड्स का और कैपिटल का फ्लो हमें देखने को मिलता है 19वीं सेंचुरी में, और यहाँ से इकोनॉमीज डेवलप होती चली गई, और उसके बाद हमने देखा नए नए रीजन्स भी डेवलप करते चले गए। सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे लोगों ने ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करना शुरू किया, जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन है, जितने भी उनके क्रॉप्स हैं, उन सबको सेल कर सकें, यूरोपियंस को एक्सपोर्ट कर सकें और उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें। उसके बाद हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है उसने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे मूवमेंट को और इजी बनाने के लिए और फास्टर बनाने के लिए। स्टीम शिप्स, रेलवेज, रेफ्रिजरेटेड शिप्स, इन सब ने बहुत हेल्प करी। हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने इन सबको बनाया, इन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, और देन हमने देखा कि ये जितना भी
उस टाइम पे जितने भी सब चीजें चल रही थी उसका इम्पैक्ट लोगों पे कैसे पड़ा। यूरोपियंस की तो लाइफस्टाइल बहुत लैविश हो गई थी, लेकिन अगर हम वहीं कॉलोनाइज्ड रीजन्स की बात करें जैसे इंडिया, यहाँ पे हमारी लोकल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई, यहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा सफर करना पड़ा और जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे जिन्हें यहाँ से स्लेव्स की तरह ले जाया गया काम करने के लिए, उनके साथ स्लेव्स के यानी गुलाम के साथ जैसे बिहेव किया जाता है उससे भी बुरा बिहेवियर उन लोगों के साथ किया गया, उन लोगों को बहुत सफर करना पड़ा। तो ये सब हमने आज के ब्रॉड टॉपिक अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप में जाना समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।